माया चिंतित हो गई। मुझे ये सब नहीं सुनाई दिया। वैसे भी कई लोगों की नोटिफिकेशन रिंगटोन एक जैसी होती है। माया, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? दिव्या ने हैरानी से कहा। माया ने ध्यान से सुना और दिव्या की बात सच थी। कई छात्रों को उसी समय मैसेज मिल रहे थे। उसने निराश होकर सिर हिलाया। हाँ, जब किंग की बात आती है तो मैं हमेशा बहुत चिंतित हो जाती हूं। अब भी मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूं। माया ने मन ही मन सोचा, शायद मैं सच में बहुत ज्यादा सोच रही थी। चलो चलते हैं, उसने उदासी से कहा, क्योंकि उसने देखा कि किंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुरंत उदासीन हो गई। उसी समय कार में बैठे शौर्य ने बेचैनी से माथे का पसीना पोंछा और अपने दूसरे अकाउंट से तुरंत लॉग आउट कर दिया। हे भगवान, ये बहुत मुश्किल था, शौर्य ने सोचा। एम्परर बार में शौर्य इस जगह से काफी परिचित था। माया की क्षमता और पैसे की वजह से उसने सीधा इतना बड़ा प्राइवेट कमरा बुक कर लिया जो 60 लोगों के लिए पर्याप्त था। सहपाठी वहां पार्टी की तरह इकट्ठा हुए थे। माहौल काफी जीवंत और शोरगुल वाला था। पहले तो उनमें से अधिकतर सबके सामने गाने में झिझक रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वार्म अप होकर वे भी जोश में आ गए और जोर जोर से गाने लगे। चाहे उनका गायन मधुर हो या न हो, सब बस एंजॉय करना चाहते थे। शौर्य, विशाल और बाकी लोग बियर पी रहे थे। भगवान, धिक्कार है! तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो? अचानक माया अपने फोन पर चिल्लाई, जिससे सभी चौंक गए। जल्द ही सब शांत हो गए। उसी समय किसी ने म्यूजिक भी बंद कर दिया। क्या हुआ माया? ब्लॉन्डी और बाकी लोग तुरंत चिंता में पूछने लगे। ब्लॉन्डी, मुझे वशीकरण से खतरा है। मुझे नहीं पता कि उसे मेरी पर्सनल फोटोज कहां से मिली, और उसे यह भी पता है कि मैं अभी एम्परर बार में हूं। उसने कहा कि वो यहां आ रहा है। बकवास! वो पागल है। ठीक है, उसे आने दो। मैं बस देखना चाहती हूं कि वो क्या कर सकता है, माया ने घबराहट में कहा। ठीक है, उसे आने दो। यहां हम में से कई लोग हैं। ब्लॉन्डी ने अपनी बियर उठाई और जोर से कहा। माया, प्लीज शांत हो जाओ, थोड़ा सोचो। वशीकरण यहां मेबेरी का लोकल है। अगर उसके पास तुम्हारी पर्सनल फोटोज हैं और उसे पता है कि तुम यहां हो, तो उसके पास कुछ न कुछ रास्ता जरूर होगा। प्लीज खुद को शांत करो और इस मुद्दे को सुलझाते हैं। नहीं तो तुम एक्सेप्शनल लाइव के सीनियर्स से मदद क्यों नहीं मांगती? उन्हें इसके बारे में बता दो। रिया ने शौर्य के साथ बियर पीते हुए सलाह दी। तब दिव्या ने माया को इस सुझाव की याद दिलाई। माया ने व्यंग्य से कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं इस तरह डरने नहीं वाली। उसने कहा कि वह मुझे जाने से रोकना चाहता है और यहां तक कि दावा किया कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भेजने वाला है। लानत है! खुद को क्या समझता है वो? मैं चाहती हूं कि उसे पता चले कि मैं वो नहीं जिससे कोई भी आसानी से खिलवाड़ कर सके। माया, अगर ऐसा है तो जल्दी से अपनी कंपनी के सीनियर्स को कॉल करो और किंग से भी बात करो, लड़कियों में से एक ने घबराते हुए कहा। चूंकि वह भी एक लड़की थी, इसलिए उसे यह सुनकर डर लग रहा था कि कोई परेशानी और झगड़ा करने के लिए आ रहा है। माया हंसते हुए बोली, मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर वशीकरण में हिम्मत है एम्परर बार में आने की, तो मैं उसे इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर दूंगी। हमारा यहाँ एक करीबी दोस्त है और यहाँ का सीईओ भी उससे डरता है। यह हमारा इलाका है। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए जोर से हंस दिया। शौर्य को एक झटका सा लगा। हे भगवान, क्या मेरी पहचान का पता चल गया है? उसने सोचा। बाकी लोग भी हैरान थे। दिव्या और दूसरे लोग उत्सुकता से पूछ बैठे, वो कौन है? माया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अरे छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। मैं बस ये बताना चाहती हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां सब संभालने के लिए हूं। चलो मजे करते हैं। फिर ब्लॉन्डी और बाकी लोगों ने अपने वाइन ग्लास उठाए और खुशी से चीयर्स करते हुए पी लिया। इसके बाद माहौल और भी जोश और शोरगुल से भर गया, लेकिन शौर्य अंदर ही अंदर घबराया हुआ था और चिंतित भी। उसे ये सोचकर थोड़ी फिक्र होने लगी कि शायद उसे एक्सेप्शनल लाइव के लोगों से बात करनी चाहिए ताकि माया को इस बारे में समझाया जा सके। वह यही सोच रहा था कि अचानक उसे जोरदार आवाज सुनाई दी। प्राइवेट कमरे का दरवाजा अचानक धड़ाम से खुल गया। फिर करीब 30 लोग कमरे में घुस आए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो?
ब्लॉन्डी एकदम हैरान रह गया और फिर होश में आते ही चिल्ला उठा। अगले ही पल कुछ युवकों ने ब्लॉन्डी के बाल पकड़ लिए और बियर की बोतल उठाकर उसके सिर पर जोर से मारी। ब्लॉन्डी तुरंत फर्श पर गिर पड़ा। लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगीं, हिलना मत। कुछ युवकों ने गुस्से से चिल्लाते हुए धमकाया। लड़कियों ने पहले भी झगड़े देखे थे, लेकिन इतनी निर्दयता और क्रूरता पहले कभी नहीं देखी थी, और वो भी इतने सारे लोगों की भीड़ में। वे बुरी तरह डर गई थीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह क्या है? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? वशीकरण ने घूरते हुए कहा। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि माया भी सहम गई। माया भले ही हमेशा घमंडी दिखती थी, पर अंदर से वह डरी हुई थी। उसने तुरंत खड़ी होकर लाल चेहरे के साथ जवाब दिया, बेशक, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम वशीकरण हो, एक घमंडी इंटरनेट सेलिब्रिटी। क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं था? अब जब मैं आ गया हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है? क्या मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी? वशीकरण ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर एक 38 साल का व्यक्ति, जो थोड़ा मोटा था और सिर्फ टी शर्ट पहने था, आगे बढ़ा। उसके हाथों पर ड्रैगन के टैटू थे और वह गैंगस्टर जैसा लग रहा था। क्या तुम वाकई वशीकरण हो? माया ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एम्परर बार में आने की? बस देखो मैं तुमसे कैसे निपटती हूं। माया ने बिना डरे जवाब दिया। वशीकरण ने ठंडी हंसी के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाए और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ माया के गाल पर मारा। माया थप्पड़ की मार से सीधे सोफे पर गिर पड़ी। भाड़ में जाओ, तुम अपने आप को बहुत समझती हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे खर्च किए थे क्योंकि तुम खूबसूरत लगती हो, पर तुमने उसकी कदर नहीं की। अब तुम्हें एक सबक सिखाने का वक्त है, वशीकरण ने सख्त आवाज में कहा। तभी दरवाजा खुला और 5 अंगरक्षक अंदर आए। एक अंगरक्षक ने कमरे का जायजा लेते हुए पूछा, मिस डन, यहां झगड़ा करने की हिम्मत किसकी है? वशीकरण ने पलटकर उनकी ओर देखा और अंगरक्षक उसे पहचानते ही थोड़ा झिझक गए। ओह, ये तो मिस्टर वशीकरण सेठ हैं। नमस्ते सर, उन्होंने आदर से कहा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मिस्टर वशीकरण सेठ को इनसे लड़ने की जरूरत है? वह सेठ ग्रुप के सीईओ हैं। वो तुम जैसे बचकाने लोगों से क्यों उलझेंगे? अगली बार बेवकूफी मत करना, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सेठ, हम आपको आपके काम पर छोड़ते हैं, अंगरक्षकों ने सम्मानपूर्वक कहा और पीछे हट गए। दरअसल अंगरक्षक वशीकरण से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें हुक्म मिला था कि अगर सेठ ग्रुप के लोग बार में आते हैं तो उन्हें सम्मान दिखाया जाए। सेठ ग्रुप मेबेरी में बदनाम था, लेकिन अंगरक्षकों को सावधानी से पेश आना पड़ता था। अंगरक्षकों की बात सुनकर माया अंदर से घबरा गई। उसके मन में ख्याल आया, जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं वो सेठ ग्रुप का सीईओ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मेरी जानकारी हासिल कर सकता है। यह देखकर कि अंगरक्षक डर के मारे पीछे हट गए, माया का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। तो माया, अब क्या सोच रही हो? मेरे साथ ड्रिंक करोगी? मुझे पता है कि तुम अपने सीनियर्स को कॉल करने वाली हो। ठीक है, कोशिश करो। बस उन्हें मेरा नाम बताना और देखना कि क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे, वशीकरण ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने अपना लाल चेहरा छुआ और गुस्से में बोली, यहां इतनी घमंड मत दिखाओ। तुम्हें किसने बताया कि मैं अपने सीनियर्स को कॉल कर रही हूं? मैं किसी और को कॉल करूंगी और तुम्हें इस हरकत के लिए सजा दिलाऊंगी। देख लेना, तुम यहां से बिना चोट के नहीं निकलोगे। अपने सीनियर्स को कॉल करना बेकार था, इसलिए उसने किसी और से मदद मांगने का सोचा। ठीक है, कॉल करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकती हो, वशीकरण ने मजे लेते हुए कहा, जैसे यह उसके लिए एक शो हो। माया ने तुरंत किसी को फोन किया और पूरी सिचुएशन बता दी। फिर उसने गर्व से अपनी बाहें मोड़ी और वशीकरण की ओर घूर कर देखा। शौर्य कोने में चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह हैरान था कि माया के ऐसे कनेक्शन थे। लगता था कि उसके अलावा भी कोई और उसके सपोर्ट में था। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे एक बड़ा ग्रुप कमरे की तरफ भाग रहा हो। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और काले कपड़े पहने अंगरक्षकों का एक ग्रुप अंदर आया। उन्होंने वशीकरण के लोगों का सामना क्रूरता से किया। वशीकरण यह सब देखकर चौंक गया और उससे भी ज्यादा चौंका जब उसने देखा कि आखिर में एक खास शख्स भी कमरे में आया। जावेद,
आप? वशीकरण ने हैरानी से कहा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एम्परर बार का मैनेजर जावेद था। मितान वशीकरण सेठ, आप बड़े इज्जतदार इंसान हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चों से झगड़ा क्यों बढ़ाना? मेरी खातिर इसे यहीं छोड़ दीजिए, जावेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वशीकरण ने अंगरक्षकों की ओर देखा और अनमने मन से बोला, ठीक है, क्योंकि आपने कहा है और हम आपके बार में हैं। जावेद ने जवाब दिया, आप गलत समझ रहे हैं वशीकरण सेठ। मैं यहां माया की रक्षा करने नहीं आया हूं। दरअसल उसे इसकी जरूरत ही नहीं है। उसने मुझे बताया कि यहां हर कोई उसके अपने लोग हैं, तो आप इनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते। वशीकरण ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ओह, क्या मुझे यह जानने का हक है कि यह कौन है जिसके लिए आप इतने फिक्रमंद हैं? तभी एक साफ और तेज आवाज सुनाई दी, यह मैं हूं। क्या समस्या है यहां? फिर एक महिला ऊंची एड़ी के जूते की आवाज के साथ कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही वो महिला अंदर आई, शौर्य और सभी को समझ आ गया कि माया का समर्थन कौन कर रहा था। काव्या राय, कंसल्टेंट। सभी हैरान रह गए, लेकिन फिर गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। ये बड़ी बात थी। सब जानते थे कि काव्या एक ब्यूटी क्वीन थी जिसके स्टैंडर्ड्स काफी ऊंचे थे और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। कौन सोच सकता था कि उसका जावेद जैसे बड़े शख्स के साथ कुछ होगा? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी कि जावेद उसके प्रति इतना सम्मान दिखा रहा था। यह सबके लिए हैरान करने वाला था। माया और काव्या के बीच का यह रिश्ता उस रात से शुरू हुआ जब शौर्य ने काव्या को एक नए खुले बार से बचाया था। उस वक्त शौर्य ने उसे जावेद के पास भेज दिया था। कार में काव्या को शौर्य का पावर बैंक मिला जो वह पीछे छोड़ गया था। उसी से उसे धीरे धीरे शक हुआ कि शायद वही उसे बचाने वाला था। फिर वो इस बारे में जानने के लिए लौटी और उसकी मुलाकात माया से हुई, जो अपनी नई रिकॉर्डिंग खत्म करके बाहर निकली थी। काव्या को रोल्स रॉयस से बाहर आते देख माया हैरान रह गई थी। उसने जल्दी से उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ था और काव्या ने उसे हाल की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दे दिया। यह जानने के बाद कि माया के मामले को देखना काव्या का काम था और चूंकि यह शौर्य से जुड़ा था, वो जल्दी जल्दी आकर हालात के बारे में पूछती रही। उसे बस इतना पता चला कि जावेद और शौर्य पहले ही सब कुछ तय कर चुके थे, जो कि काव्या के लिए मामला छोड़ने के लिए काफी था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले हफ्ते काव्या और माया कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करने गई थीं। तभी कुछ नशे में धुत बूढ़े रईस लोग उनसे छेड़छाड़ करने लगे। घबराई हुई काव्या ने तुरंत जावेद को कॉल किया और जावेद कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और उन उपद्रवियों की अच्छे से खबर ली। काव्या के लिए यह बहुत रोमांचक था और इस वाक्य ने माया का भी दिल जीत लिया था। किसी पावरफुल इंसान का सपोर्ट होना वाकई अच्छा लगता है। तो आज जब यह नया झमेला हुआ तो माया ने तुरंत काव्या को कॉल कर दिया। इसी तरह से चीजें यहां तक पहुंची। वशीकरण को समझाने के लिए जावेद ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और वशीकरण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि इस औरत से उलझना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। काव्या ने माया का मुआयना किया। उसकी आंखों में गुस्सा था। किसी ने तुम्हें मारा और तुम्हें भी, ब्लॉन्डी? माया को पता नहीं था कि काव्या गुप्त रूप से किंग से भी जुड़ी हुई थी और इसके लिए वो काव्या की आभारी थी। हां, सही पकड़ा, माया ने गुस्से में जवाब दिया। धमाका, जिसने भी ये किया है, तुम जाकर उसे वापस लाओ, काव्या ने हाथ मोड़ते हुए कहा। थप्पड़, धमाका। माया ने आगे बढ़कर वशीकरण को जोरदार तमाचा मारा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर जावेद की कही बातें याद कर वो चुप ही रहा। वहीं ब्लॉन्डी ने अपने हमलावर के सिर पर बियर की बोतल दे मारी। उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यह अच्छा लगा। वशीकरण भी अब कुछ नहीं कर सकता था। भले ही उसका जबड़ा टूट जाता या सारे दांत निकल जाते, फिर भी उसे उनसे माफी मांगनी पड़ती। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। सिचुएशन के हल से खुश होकर जावेद वहां से चला गया। जो कुछ उसने किया था वो शौर्य अग्रवाल का एक एहसान चुकाने के लिए था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि शौर्य वहीं कोने में बैठा था। कंसल्टेंट, आप तो गजब हैं। सभी ने खुशी से नारे लगाए और उसकी जय जयकार की। उसके नाम पर टोस्ट उठाए गए, यहां तक कि विशाल भी इस मस्ती में शामिल हो गया।
शौर्य को इससे दूर रहना मुश्किल हो गया। काव्या के लिए टोस्ट, उसने एक गिलास उठाते हुए कहा। ओहो, तो तुम यहां थे शौर्य। लगता है जब भी कुछ हो रहा होता है तुम वहां पहुंच ही जाते हो। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। तुम कहां थे? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अब वो शौर्य के प्रति उतनी बेरुखी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि उसने भी अपने तरीके से उसकी मदद की थी। आहा, क्या तुम इसके बारे में पूछ रही हो कंसल्टेंट? दिव्या बीच में ही बोल पड़ी। ये तो पूरे समय कोने में छिपा रहा। जब वशीकरण अपने पूरे गैंग के साथ आया था तो ब्लॉन्डी और बाकी लोग खड़े हो गए, पर शौर्य वहीं बैठा रहा। अरे बाप रे, ये तो हम लड़कियों से भी ज्यादा असहाय है। दिव्या ने हंसते हुए बताया कि वो भी शौर्य को वहीं बैठा देख चुकी थी। हाँ, वैसे भी क्या सच में उम्मीद कर रही थी कि ये लड़ाई में कोई मदद करेगा? अरे नहीं, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये सबके साथ खड़ा होता, बस इसके घुटने डर के मारे कमजोर हो गए होंगे। आहा। कई लड़कियां हंस पड़ीं। उनकी हंसी में मजाक झलक रहा था। काव्या ने देखा कि शौर्य ने बस हल्की सी आह भरी और चुपचाप एक सिप लिया। मैं वॉशरूम जा रहा हूं। अपमान से परेशान शौर्य के पास कोई जवाब नहीं था। सच में आज वो कोई मदद नहीं कर पाया था। भागने का ही एकमात्र रास्ता था। हा, लगता है इसे सच में पेशाब आ गई। मैं तो शौर्य जैसा बॉयफ्रेंड पाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। फफ, और कौन सी लड़की उसमें इंटरेस्ट लेगी? माया ने खींचकर बात का रुख बदल दिया। हे भगवान, उस लड़के के बारे में बहुत हो गया। वैसे काउंसलर, जब मैंने तुम्हें आज दोपहर फोन किया था तुमने कहा था कि तुम फ्री नहीं हो। क्या कुछ और काम चल रहा था? हाँ, थोड़ा काम था, कुछ शॉपिंग करनी थी। अगर जावेद बिजी ना होता तो उसे तुम दोनों की देखभाल के लिए भेज देता, लेकिन उसे इस मामले को सुलझाने में काफी वक्त लग गया। असल में आधा मेबेरी इस पर हंगामा कर रहा है। अरे ऐसा क्या हुआ? सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने न्यूज में कुछ क्यों नहीं देखा? किसी ने पूछा। बेवकूफी मत करो, ये पब्लिक में बात करने लायक नहीं है। जावेद ने मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए, लेकिन लगता है कि स्कॉटो एलिमेंट्री में कुछ हुआ है और इसमें राकेश और भास्कर जैसे बड़े लोग शामिल हैं और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी। उन्होंने स्कूल के बाहर रोड को बंद कर दिया है। 100 से ज्यादा गाड़ियों का घेरा बना रखा है। हे भगवान, नहीं, ये कैसे हो सकता है? सब हैरान रह गए। इस बीच शौर्य दरवाजे से बाहर निकल रहा था। ये बात सुनकर उसने सिर हिलाया। उसे भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपको परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ अच्छा पा लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अपना असली रूप दिखाने का समय नहीं था और शौर्य नहीं चाहता था कि ये किसी भी तरह से पब्लिक हो। कभी कभी इससे चीजें और जटिल हो जाती हैं। अब उसे लो प्रोफाइल रखना चाहिए और जिन मामलों से उसका ताल्लुक नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए। वो बस अपना काम करेगा और जल्दी से पढ़ाई पूरी करेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। रेणुका स्मिथ का फोन था। वो वॉशरूम में गया और कॉल रिसीव की। शौर्य, तुम अभी बिजी हो? नहीं। क्या हुआ? ये यास्मीन है, रेणुका ने धीमे से कहा। उसे फिर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने अभी उसका टेम्परेचर चेक किया। उसे तेज बुखार है। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। शौर्य समझ गया कि अगर रेणुका सीधे कॉल कर रही है तो इसका मतलब है कि उसे सच में उसकी मदद चाहिए। शायद उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, वरना वो उसे परेशान न करती। शायद अब शौर्य को रेणुका के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढने में मदद करनी होगी। मछली देने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखाना, है ना? यास्मीन की तबीयत को लेकर चिंतित शौर्य ने फौरन विदा ली और दोनों को हॉस्पिटल ले जाने निकल पड़ा। आधी रात हो चुकी थी, पर सरप्राइजिंगली हॉस्पिटल में अभी भी अच्छी खासी भीड़ थी। यास्मीन को बाहों में उठाए शौर्य लाइन में खड़ा हो गया। उनकी बारी आने ही वाली थी कि अचानक एक औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक यंग लड़की बिना कुछ कहे लाइन में सबके आगे निकल गई, किसी की परवाह किए बिना। शौर्य का मूड खराब हो गया। मैडम, आपको यह थोड़ा असभ्य नहीं लगता? लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया। मेरे टीचर कहते हैं कि लाइन में नहीं कटना चाहिए, यास्मीन ने आंखें तिरछी करते हुए कहा। बह, मैंने तुम्हारे आगे से लाइन काट ली तो क्या हुआ? तुम क्या कर लोगे? बस भौंको और कटो।
लड़की ने पलटकर कहा। वो करीब 21 साल की थी, गोरी चिट्टी और सुंदर चेहरे वाली। उसने कपड़े भी ऐसे पहने थे कि देखकर कोई कुछ भी समझ जाए। उसका ये अकड़ू रवैया देख शौर्य को और भी गुस्सा आ गया। तुम ही भौंक रही हो, शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा। तुमने मुझसे क्या कहा? बस यहीं रुको, मैं किसी को बुलाती हूं जो तुम्हें काट डाले। चीखते हुए और कसम खाते हुए जैसे वो पागल हो गई हो, उस लड़की को कई लोग खींच ले गए। आखिरकार वो गुस्से में वहां से चली गई। ये सब अचानक हुआ था। इसे दिमाग से निकालकर शौर्य फिर से लाइन में खड़ा हो गया। सर, शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो औरात बड़ी मुसीबत जैसी लग रही थी। एक खूबसूरत यंग नर्स ने कुछ पेशेंट्स को अंदर ले जाते हुए धीरे से कहा। वो आज दोपहर हमारे एक मरीज से मिलने आई थी, एक बहुत ही खास इंसान, और उसके साथ फैंसी कारों का पूरा काफिला था। उसकी पावर को कम नहीं समझना चाहिए, आप जानते हैं। जल्दी से अंदर चले जाइए, और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाहिर है उस नर्स का इरादा अच्छा था। शौर्य ने कोई और कमेंट नहीं किया। चलो, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो शौर्य, रेणुका ने हामी भरी। हम इसे यहीं खत्म करते हैं और फौरन चलते हैं। शौर्य ने यास्मीन को डॉक्टर के पास ले जाया। पता चला कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बस मामूली सर्दी थी और कुछ दवाइयां दे दी गईं। रेणुका को राहत मिली और वे दोनों साथ में हॉस्पिटल से बाहर निकले। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, अचानक कई काली चमकदार कारें उनके सामने आकर रुक गईं। कुल मिलाकर कम से कम 1 दर्जन अच्छे से ड्रेस्ड लोग बाहर निकले और अंदर जाने लगे। जब रेणुका ने बीच वाली कार से उतरी औरत को देखा तो उसके होश उड़ गए। ये वही औरत थी जिसने पहले लाइन में कट मारकर शौर्य से बहस की थी। क्या वो सच में कोई परेशानी खड़ी करने के लिए वापस आई थी? शुक्र था कि वे समय रहते वहां से निकल गए। मैंने अभी अभी इसके बारे में सुना है। मिस्टर सेठ कैसे हैं? क्या वो अभी भी आईसीयू में है? एक तेज तर्रार युवक ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। हां, उनके चारों अंगों में भयानक चोटें आई हैं और वो अभी भी आईसीयू में है, लेकिन शुक्र है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। धमाका? ये सब करने वाला कौन हो सकता है? मुझे पता है, ये मेबेरी ही होगा। अरे, यहां उस बारे में बात मत करो, उस आदमी ने उसे फटकारा और उसने फौरन चुप्पी साध ली। शौर्य पास में ही खड़ा था, आसानी से उनकी नजरों से दूर। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने उस तेज तर्रार युवक को पहचान लिया था। एम्प्रोर बार में जो बवाल हुआ था, उसके बाद उसका चेहरा अभी भी चोटिल था। ये और कोई नहीं, जैक था। मिस्टर सेठ की चर्चा सुनने के बाद शौर्य के मन में तस्वीर कुछ साफ होने लगी थी। वो शायद महान विजय प्रताप सेठ ही थे, इसलिए उस बदमाश को इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग उस अकड़ू औरात को मिलाकर सेठ ग्रुप से थे। वूम वूम, फिर इंजनों की गड़गड़ाहट के साथ एक और दर्जन कारों का काफिला वहां आ गया। कोई भी यही मानेगा कि ये सब वशीकरण और कंपनी के साथ थे, पर ये सब नहीं थे। पीछे से और भी कारें आ रही थीं। ये लॉजिकल था। सेठ ग्रुप सेठ परिवार के अंडर में मेबेरी के एरिया में अपनी पकड़ बना रहा था। उनकी जड़ें काफी गहरी थीं। वो गुंडों का खतरनाक गैंग थे। विजय प्रताप सेठ के पास पावरफुल सपोर्टर्स होने की गारंटी थी। चाहकर भी कोई उस दोपहर के घटनाक्रम को दबा नहीं सकता था। विजय प्रताप सेठ के अपंग होने के साथ इस पूरी घटना की चर्चा होना तय था। अब सवाल यह था कि विजय प्रताप खुद इस बात को कैसे संभालेंगे। क्या तुम उन्हें जानते हो शौर्य? हॉस्पिटल के बाहर इन पावरफुल लोगों का जमावड़ा देखकर रेणुका चिंतित सी बगल में खड़ी थी। मैं उन्हें जानता हूं, पर वो मुझे नहीं जानते, शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो यहां किसी से मिलने आए हैं, इसकी फिक्र मत करो। इससे तो मैं डर ही गई। मुझे लगा कि उस औरत ने गुंडों का पूरा झुंड बुला लिया है। रेणुका ने राहत की सांस ली। उन पर एक आखिरी नजर डालने के बाद शौर्य ने वहां से जाने का फैसला किया। उसने रेणुका को उसके घर छोड़ने का इरादा किया। राकेश के पास विजय प्रताप सेठ के बारे में कुछ खुफिया जानकारी थी, इसलिए सेठ शायद आगे कोई बड़ी परेशानी खड़ी करने से कतराएगा। रास्ते में शौर्य ने रेणुका के लिए जॉब बदलने की बात उठाना नहीं भूला। वैसे रेणुका,
क्या तुम जॉब बदलने में इंटरेस्टेड हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर वो चाहे तो मेबेरी इंटरनेशनल में कोई भी पोजीशन चुन सकती थी। उसके लिए एक किंडरगार्टन खोलना भी पॉसिबल था। मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी, रेणुका ने जवाब दिया। आज मैनेजर ने मुझसे कहा कि वो लोग किंडरगार्टन में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और मुझे सनीडेल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग भी देने की सोच रहे हैं। मैं कल ही वहां कुछ साइकोलॉजी के लेक्चर्स में जाऊंगा। ओह, ये तो बढ़िया है। शौर्य ने सिर हिलाया। आह, कई बार लड़कों का सोचना लड़कियों के सोचने से कितना अलग होता है। कई यूनिवर्सिटीज ने कम्युनिटी क्लासेस ऑर्गेनाइज की थीं उन लोगों के लिए जो पहले से जॉब कर रहे थे या जिन्होंने खुद कभी हायर एजुकेशन नहीं ली थी। असल में शौर्य के मन में भी यही आइडिया था कि रेणुका को ऐसी क्लासेस में एनरोल करवाए, लेकिन उसे कभी वक्त नहीं मिला। खैर, ये तो एक खुशगवार ट्विस्ट था। सनीडेल यूनिवर्सिटी मेबेरी यूनिवर्सिटी के बराबर ही माना जाता था, ऐसा सब कहते थे। शौर्य उसे अपनी सिंसेरिटी दिखाना चाहता था, इसलिए उसने वादा किया कि जब भी उसके पास वक्त होगा वो सनीडेल में उससे मिलने आएगा। रेणुका को छोड़ने के बाद वो आखिरकार लगभग 10:30 पर अपने रूम में लौटा। ये काफी थकाने वाला दिन था। वो तुरंत सो गया। 2 दिन बिना किसी इंसिडेंट के गुजर गए। शौर्य ने ये वक्त लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ाई करते हुए बिताया। गर्मियों की छुट्टियां जल्दी आने वाली थीं, लेकिन उससे पहले टर्म एग्जाम्स। उसी दिन करीब 10 बजे शौर्य लाइब्रेरी में मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। अचानक उसके बगल से एक मीठी खुशबू आई। ये किसी लड़की की फ्रेग्रेंस थी। पलटकर देखने पर शौर्य ने देखा कि एक लंबी लड़की उसके बगल में सीट ले रही है। सब जानते थे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या माहौल होता है, खासकर शौर्य जैसे स्टार स्टूडेंट के लिए। रिसर्च और रिवीजन लगातार चल रहे थे और जगह पूरी तरह से भरी हुई थी। शौर्य सुबह 5 बजे से ही वहां था। भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लड़की लंबी, दुबली और मूर्ति जैसी लग रही थी। उसकी स्किन जैसे चाइना क्ले की बनी हो। लंबे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। वो एक काल्म और मेस्मराइजिंग ब्यूटी थी। कोई भी समझ सकता था कि किसी लड़के के बगल में बैठना उसकी पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन ये अकेली खाली सीट थी। और बात तो ये भी थी कि उसके आते ही सारे लड़के उसे घूर रहे थे, जिससे वो बेहद अनकंफर्टेबल हो रही थी। इस बीच शौर्य अपनी पढ़ाई में पूरी तरह इनग्रोस्ड था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। शर्माते हुए उसने हल्के से उसे सिर हिलाकर एक स्माइल दी, फिर बैठकर अपनी बुक खोली। एक हाथ पर सिर टिकाए, दूसरे हाथ से पेजेस पलटते हुए वो देखने में बिल्कुल एक पेंटिंग जैसी लग रही थी। अरे, वो लड़की वहां जाकर बैठ गई। चलो, मैं उससे 100 गुना ज्यादा सुंदर हूं। आह, ये तो सहा ही नहीं जा रहा। आसपास के लड़कों में जलन भरी विस्पर्स उठीं। आह छू! इस बीच उस लड़की की खुशबू सूंघने से शौर्य को जोर से छींक आ गई। तुरंत समझ गई कि उसकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस ही इसका कारण थी। लड़की का चेहरा लाल हो गया और वो अपनी कुर्सी को उससे थोड़ा दूर करने लगी। लेकिन शौर्य के लिए ये अनफॉर्चुनेट इवेंट सिर्फ शुरुआत थी। उसने सिर नीचे करके वापस अपने काम पर ध्यान देना चाहा। टपक, छींटे। अचानक उसकी नाक में इरिटेशन हुआ और फिर नोज ब्लीड शुरू हो गया, जो उसके सामने रखे पेपर्स पर टपकने लगा। उसे अर्जेंटली एक टिश्यू की जरूरत थी। घबराते हुए इधर उधर देखते हुए उसने पाया कि लड़की उससे थोड़ा दूर हो चुकी थी। उसका सिर एक हाथ पर आराम से टिका हुआ था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने धीरे से टिश्यू का पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। उसका चेहरा आग की तरह लाल हो रहा था। जहां तक शौर्य की बात थी, तो उस समय वो जमीन में समाने का मन कर रहा था और शायद फिर वहीं मर जाना भी। शौर्य लाइब्रेरी में एक पल भी नहीं रुक पाया। अपनी नाक से खून पोंछते हुए वो तुरंत वहां से भाग निकला। उसकी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। वो खुद की हेल्प भी नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले वो लड़की थी ही इतनी स्पेशल। क्या बॉडी थी! वो ऐसी देवी थी जिसके बारे में आम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। और उसकी जो खुशबू थी, इतनी इंटॉक्सिकेटिंग। उसकी नाक ही जैसे एक्साइटेड हो गई थी। आह, उसकी तरह की ब्यूटी शायद किसी रिच बैकग्राउंड से ही आई होगी। कौन सा ऑर्डिनरी लड़का उसका ध्यान खींच सकता है? रुको,
क्या वो खुद भी रिच नहीं था? ओह, वो इस बात को कैसे भूल गया? शौर्य ने अपना सिर हिलाया। उसने लाइब्रेरी में झांकने की कोशिश की, लेकिन किसी अजीब इत्तेफाक से उस लड़की ने भी अपना सिर घुमाया हुआ था और अभी उसी विंडो से बाहर देख रही थी। उसने उसे क्यूरियोसिटी से देखा, उनकी आंखें मिलीं और फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका लीं। शौर्य ने भी उसे देखना बंद करने का फैसला किया। एक हल्की सी ग्लानि के साथ उसे याद आया कि अब उसके पास रेणुका है। उसे इस तरह दूसरी लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। वैसे भी हर कोने पर एक खूबसूरत लड़की होती है, वो उन सबके लिए गिर नहीं सकता। शौर्य अग्रवाल का यह तरीका नहीं था। नहीं। अपने दिल की बढ़ती हुई बेचैनी को काबू में करने की कोशिश करते हुए उसने महसूस किया कि वो इस तरह से अपने रिवीजन पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसने सनीडेल यूनिवर्सिटी में लंच के लिए रेणुका से मिलने का टाइम तय किया था, जहां वो पिछले कुछ दिनों से एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी। वो अब तक उससे मिलने वहां नहीं गया था। वो सनीडेल के लिए निकल पड़ा, जो मेबेरी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में मेबेरी यूनिवर्सिटी की तरह ही स्थापित था। इसकी प्रतिष्ठा का एक और सबूत। सौभाग्य से इसका मतलब था कि दोनों कैंपसेस एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। वहां पहुंचने में उसे करीब 20 मिनट लगे। शौर्य! फोन आने पर रेणुका गेट पर इंतजार कर रही थी। दोनों ने फिर मिलने पर कुछ हल्की फुल्की बातें की। चलो खाना खाते हैं, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं है शौर्य, आज का खाना मेरा ट्रीट समझो, रेणुका ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अचानक ऐसा क्यों? अच्छा, आज मेरा बर्थडे है, समझे? रेणुका की आवाज हल्की हो गई। पहले मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए ना तो कोई दोस्त था, ना ही फैमिली। अब मेरे पास तुम हो। तुमने मेरी इतनी मदद की है, कम से कम इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूं। बस इतना ही। शौर्य, तुम्हें कैफेटेरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिन के आखिर में शौर्य अग्रवाल एक अमीर युवा वारिस था। हालांकि रेणुका को पता था कि वो इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, फिर भी उसे पूछना जरूरी लगा। शौर्य ने सिर खुजलाया। अब समझ में आया कि तुमने कल मुझे बाहर चलने के लिए क्यों कहा था। तो आज तुम्हारा बर्थडे था, तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? मेरे पास तो कोई गिफ्ट भी नहीं है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ खाना खा लो। जब रेणुका ने इसे इस तरह से कहा तो शौर्य के पास और कुछ कहने को नहीं था। फिर भी ये उसका बर्थडे था, वो उसे आज के दिन बिल भरने नहीं देगा। और अगर ये सच में उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेशन था तो उन्हें कुछ अच्छा करना चाहिए था। इस तरह शौर्य ने सनीडेल कैंपस के एक वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट सुराती जाने का फैसला किया। जब वो निखिल और दोस्तों के साथ हैंग आउट करता था तब इस जगह के बारे में सुना था। ये बड़े खर्च करने वालों की पसंदीदा जगह मानी जाती थी। ये वाकई अच्छी जगह थी, महंगी भी थी, लेकिन चूंकि शौर्य ने यहां आने का प्लान बनाया था, रेणुका ने कोई आपत्ति नहीं जताई और उसके साथ अंदर चली गई। क्लासिक सिम्फनी के मधुर स्वर से उनका स्वागत हुआ। इस वक्त अंदर काफी लोग थे, ज्यादातर पैसे वाले परिवारों के बच्चे। रेणुका और शौर्य साधारण कपड़ों में अंदर आए। उन्हें देखते ही रेस्टोरेंट में कई लड़कियों ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। वो रेणुका नहीं है, वो सुराटी में आई है। इसके बाद 4-5 लड़कों और लड़कियों का एक ग्रुप भी अंदर आया। जैसे ही वो शौर्य और रेणुका की टेबल के पास से गुजरे, उनमें से कुछ वहीं रुककर देखने लगे। रेणुका को देख उनकी आंखों में एक मिस्चीवस चमक आ गई। पूजा, ओह, हे एवरीवन। रेणुका ने उन्हें देख हल्की सी मुस्कान दी और घबराहट में अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। पूजा ने आकर्षक मेकअप किया हुआ था और एक फिटिंग वाली छोटी काली ड्रेस पहनी थी जो मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। उसकी बाकी दोस्त भी इसी तरह बोल्ड फैशन में तैयार थीं और लड़कों ने अपने कपड़ों से अपनी सोशल स्टेटस शो की हुई थी। ये मान लेना ठीक होगा कि ये रेणुका के क्लासमेट्स थे। शौर्य के यूनिवर्सिटी में भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज थे, जहां हर तरह के लोग मिलते थे। कुछ रिच किड्स थे जो बाकी कोर्सेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, कुछ छोटे बिजनेस के मालिक थे और कुछ रेगुलर वर्किंग लोग भी थे। अमीर बच्चे अक्सर क्लासेस में बस लड़कियों को इम्प्रेस करने आते थे। वहां मौजूद खूबसूरत युवा लड़कियां शुगर डैडी पाने की उम्मीद कर रही थीं।
बाकी लोग रेणुका की तरह ही थे, सच में कुछ सीखने के लिए यहां आए थे। हा 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 हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह का खर्च उठा सकोगी रेणुका? पूजा ने उसके कंधों को गले लगाते हुए कहा। खुशी से मुस्कुराई। उसे ऐसा करके लगा कि वो सच में किसी स्टेटस में है, खासकर इसलिए क्योंकि जब 2 दिन पहले पहली बार क्लासेस शुरू हुई थीं, तो अमीर लड़कों में से एक ने क्लास में यह सवाल उठाया था कि सबसे सुंदर लड़की कौन है। शुरू में पूजा इसके लिए तैयार थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो विजेता बनी रेणुका। उसे इस सम्मान के लिए आगे आकर स्वीकृति भाषण देने के लिए मजाक में बुलाया गया था, लेकिन रेणुका ने उनके तानों और उससे बात करने के उनके प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसने पूजा को और भी नाराज कर दिया, जो दिखने के मामले में कभी हार नहीं मानी थी। आखिर क्या ये नहीं कहा गया कि किसी महिला के लिए सबसे बड़ी क्रूरता ये है कि किसी दूसरी महिला को उससे ज्यादा खूबसूरत बताया जाए? भले ही उन्होंने इसे खुलकर न माना हो, लेकिन यह दिल तोड़ने वाली बात थी। तो यह पूजा के लिए था, और मामले को और खराब करने के लिए वो एक पैसेहीन लड़के से हार गई थी। आज मेरा जन्मदिन है और मैं एक दोस्त को लंच पर ले जा रही हूं। रेणुका ने पूजा की दुश्मनी को समझते हुए सिर्फ इतना कहा। हे भगवान, क्या ये तुम्हारा उपहार है? मुझे लगता है कि ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लड़कियों में से एक और लड़की ने भी बोलने में शामिल हो गई। आहा, किसी को तो ये कहना पड़ेगा, तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। देखो तुम दोनों ने क्या पहना है। तुम दोनों नाराज होना बंद करो, ये बस कुछ स्टेक और फलों का जूस है। उनके साथ मौजूद एक लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा।